12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था। हादसा इतना भयानक था कि विमान में सवार केवल एक ब्रिटिश यात्री को छोड़कर सभी लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर था और इसमें 242 लोग सवार थे। इनमें बड़ी संख्या विदेशी यात्रियों की भी थी। इस दुर्घटना के बाद जांच शुरू हुई और एक के बाद एक कई रिपोर्ट सामने आई। इस विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें पता चला है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड ही बाद विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए थे, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई थी। AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार विमान ने सुबह करीब 8:08 पर 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच जो इंजन को ईंधन पहुंचाते हैं रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल पर, जिससे इंजनों में ईंधन आना बंद हो गया और दोनों इंजन के N1 व N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच बातचीत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट सुमित सभरवाल ने अपने को पायलट क्लाइव सुंदर से सवाल पूछा, तुमने इंजन फ्यूल क्यों बंद किया? इसके जवाब में को पायलट क्लाइव सुंदर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह बातचीत इस हादसे की रहस्यमय प्रकृति को और गहरा करती है, क्योंकि दोनों पायलट ने इंजन बंद करने की बात से इनकार किया है। ऐसे में यह एक संभावित तकनीकी खामी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे बोइंग 7878 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी जारी करनी पड़े। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इस दौरान APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी ऑटो स्टार्ट मोड में सक्रिय हुआ, लेकिन वह भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि EAFR रिकॉर्डिंग जब रुकी उससे पहले एक पायलट ने मेडे मेडे की कॉल भेजी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ATCO ने विमान को रनवे पार करने से पहले ही नीचे गिरते हुए देखा और इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय कर दिया। समय पर एयरपोर्ट से फायर टेंडर रवाना हुआ, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की टीमें भी रेस्क्यू में जुट गईं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विमान एयरपोर्ट की परिधि दीवार को पार करने से पहले ही ऊंचाई खोने लगा था। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। AAIB के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। मतलब अब तक जांच से कुछ क्लियर नहीं हो पाया है और जांच में कई और मोड़ आने की संभावना है। लेकिन भारत में यह कोई पहला विमान हादसा नहीं है और न ही पहली बार किसी हादसे की जांच हो रही है। इसके बावजूद कम लोग ही जानते हैं कि भारत में विमान हादसों की जांच की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी प्रक्रिया क्या है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि विमान हादसे के बाद जांच कैसे होती है और विमान हादसों की जांच कौन करता है। भारत में विमान हादसों की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करती है। AAIB जांच अधिकारियों की एक टीम गठित करती है और यही टीम हादसे की जांच करती है। इस जांच में वो सभी संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं या उन्हें शामिल किया जा सकता है जो इस हादसे में प्रभावित हुई हों। इसके तहत जिस विमान का हादसा हुआ है उसकी निर्माता कंपनी और विमान में बड़ी संख्या जिस देश की यात्रियों की होती है उस देश की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को भी शामिल किया जाता है। जैसे अहमदाबाद के केस में बोइंग कंपनी और अधिक नागरिक ब्रिटेन के होने से ब्रिटिश जांच एजेंसी को शामिल किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी भूमिका केवल जांच से जुड़ी बातचीत और बैठकों में शामिल होने तक ही सीमित रहती है। ज्यादा से ज्यादा वो अपने सुझाव दे सकते हैं। जांच करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जांच तो केवल AAIB के चुने हुए अधिकारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जांच के मुख्य बिंदु क्या होते हैं। जांच में किन किन बिंदुओं का पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है ये तो केस टू केस निर्भर करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर जांच प्रक्रिया में आम होती हैं। जैसे सबसे पहले हादसे की जगह को घेर कर उसे सुरक्षित कर लिया जाता है। फिर ब्लैक बॉक्स जो कि जांच की सबसे अहम कड़ी है उसे बरामद किया जाता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जिसमें उड़ान के दौरान पायलट और नियंत्रण कक्ष के बीच रिकॉर्ड हुई बातचीत का ब्यौरा होता है।
इसके बाद सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इसके लिए विमान के मलबे की जांच की जाती है। साथ ही रडार डेटा, रखरखाव की रिपोर्ट, एटीएस यानी पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातचीत की रिकॉर्डिंग, मौसम की जानकारी और सुरक्षा कैमरों की फुटेज को जांचा जाता है। साथ ही जांचकर्ता विमान हादसे में बचे लोगों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरलाइन की देखरेख से जुड़े स्टाफ, प्रत्यक्षदर्शी आदि से बातचीत करके भी क्रैश के संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। फॉरेंसिक जांच भी एक अहम कड़ी होती है। जैसे पायलट या चालक दल के सदस्यों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि किसी तरह की मेडिकल संबंधी समस्या या नशे की गिरफ्त में होने का पता चल सके। वहीं एयरक्राफ्ट के पार्ट्स यानी हिस्सों की भी जांच की जाती है। इन शुरुआती जांचों के बाद ही जांचकर्ताओं की टीम का गठन किया जाता है। अब बात करते हैं कि जांचकर्ताओं की टीम में कौन कौन शामिल होते हैं। इस टीम में डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक, इंजीनियर्स, पायलट्स, एविएटर्स और कुछ अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये सभी एक्सपर्ट्स हादसे के हर पहलू की जांच करते हैं और जांच पूरी होने के बाद AAIB इससे जुड़ी रिपोर्ट पब्लिक करती है और इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। जांच की फाइनल रिपोर्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO को भेजी जाती है और उन सभी पक्षों को भी भेजी जाती है जो इस जांच में शामिल थे। हादसे की जांच के बाद जो भी सुरक्षा से जुड़े सुझाव दिए जाते हैं उन्हें DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन महानिदेशालय और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देशों के उड्डयन विभागों को एविएशन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है ताकि वे उन्हें लागू करें और भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए कदम उठाएं। अब बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO क्या है। दरअसल 1944 में अमेरिका के शिकागो में दुनिया भर के 52 देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत एक आम राय बनी कि वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं को महफूज और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ नियम बनाएंगे और इस समझौते में भारत भी शामिल था। ये नियम एयर स्पेस के इस्तेमाल, सुरक्षा मानक, एयरक्राफ्ट के रजिस्ट्रेशन, कस्टम और इमिग्रेशन की प्रक्रिया जुड़े हुए थे और इनका पालन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हर देश को करना था। इस समझौते के बाद ही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना हुई, जो आज भी मौजूद है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं के प्रबंधन में मैनेजमेंट में मदद करता है। 1944 से पहले भारत में विमान हादसे से जुड़े मामलों की जांच इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत होती थी, क्योंकि तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिर जब शिकागो कन्वेंशन हुआ और भारत ICAO के संस्थापक मेंबर्स में से एक बना, तब संगठन के तय किए गए मानकों के आधार पर काम होना शुरू हुआ। अब बात करते हैं DGCA की स्थापना के बारे में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक राष्ट्रीय नागरिक विमानन प्राधिकरण का गठन किया, जिसे DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय के रूप में जाना जाता है। DGCA भारत में नागरिक हवाई उड़ानों से जुड़े नियमों और सुरक्षा की देखरेख करता है। पायलट और इंजीनियरों को लाइसेंस देना, एयरलाइंस को परमिट देना, विमान उड़ान भरने लायक हैं या नहीं ये तय करना, हवाई यात्रा से जुड़े नियम और दिशा निर्देश बनाना, ICAO के मानकों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ तय करने की जिम्मेदारी DGCA की होती है। साल 2012 तक DGCA विमान हादसों की जांच भी करता था, पर चूंकि DGCA खुद नियम बनाता था और हादसे की जांच भी करता था, इसलिए उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते थे। साथ ही ICAO के नियम कहते हैं कि विमान हादसों की जांच एक स्वतंत्र संस्था करे जो ना तो एयरलाइन से जुड़ी हो और ना ही रेगुलेटर हो। यही कारण है कि 2012 में भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का गठन किया ताकि विमान हादसों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन अब भी कई एक्सपर्ट्स एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। ये अलग बात है कि AAIB के निदेशक ये दावा करते हैं कि वो एक स्वतंत्र बॉडी हैं और पूरी तरह निष्पक्ष हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह संस्था अभी भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इसकी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। निष्पक्षता पर सवाल भले ही उठें, लेकिन AAIB ने अपने कार्य को निष्पक्षता से करने का दावा किया है और देखना होगा कि अहमदाबाद के केस में जांच की रिपोर्ट कहां तक पहुंचती है और इसका परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि एजेंसी कोई भी हो, जांच करने वाला व्यक्ति होता है और यदि व्यक्ति निष्पक्ष है तो जांच भी निष्पक्ष ही होती है।